स्टूडेंट्स आज हम सीखने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन के लिए मैथमेटिक्स का जो फोर्थ चैप्टर है वो फोर्थ चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमें क्या क्या सीखना है क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। पहले ये चैप्टर जो है इसमें आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड पूरा पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर के मेनली हम तीन पार्ट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपको सिर्फ एक कंसेप्ट दी हुई है, मतलब आपको सबको वैसे तो आइडिया है ही सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है वो, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस दिए हुए हैं। सेकंड पार्ट आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको वहां पर एक बेसिक पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से ही रिलेटेड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करके एक आर्टिकल है वो दिया हुआ है। और उसके बाद आता है एन्युटी। एन्युटी में आप लोगों के लिए वहां पर जो रिकरिंग पेमेंट या रिकरिंग रिसिप्ट्स होती हैं वो पार्ट एन्युटी का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो और उससे रिलेटेड पार्ट दिया हुआ है। एन्युटी के लिए वहां पर दो पार्ट किए हुए हैं, एन्युटी को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में, एक आता है टाइप्स ऑफ एन्युटीज और दूसरा आता है एप्लीकेशन ऑफ एन्युटीज। तो एन्युटी के लिए जो टाइप्स हैं वो दो टाइप आएंगे, एन्युटी रेगुलर, एन्युटी इमीडिएट या ड्यू, वो डिटेल डिस्कशन है। और दूसरी तरफ एप्लीकेशंस में आप लोगों के लिए चार पॉइंट है, इनमें लीजिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बॉन्ड्स और सिंकिंग फंड, इस तरह का ये पार्ट है। ये आप लोगों के लिए वहां पर एक ओवरव्यू दिया मैंने। अब शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन से। ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का यहां पे मतलब क्या है, कोई भी अमाउंट जो या तो बोरो की जाएगी या वहां पे बोरो दी जाएगी, यानी किसी को अगर मैं बोरो दे रहा हूं, कुछ अमाउंट दे रहा हूं, कुछ अमाउंट वहां पे दी जा रही है, दैट अमाउंट, और सपोज मैं कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहा हूं, मैं अगर किसी बैंक अकाउंट में वहां पर कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहा हूं, दैट अमाउंट डिपॉजिटेड और अमाउंट बोरोड इज प्रिंसिपल, उसे कहा जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, सेकंड इंटरेस्ट। मेन चैप्टर पूरा इंटरेस्ट पर ही है स्टूडेंट्स। यहां पर इंटरेस्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज इंटरेस्ट। सिंपल सा एक एग्जांपल है कि अगर मैं मेरा व्हीकल किसी को एक महीने के लिए यूज करने के लिए देता हूं, तो एट द एंड ऑफ 1 मंथ वो पर्सन जिसको मैंने वो व्हीकल यूज करने के लिए दिया है वो मुझे उस व्हीकल के लिए वहां पर कुछ किराया देगा, ही विल पे सम रेंट। तो एक तरह से इंटरेस्ट भी रेंट के जैसा ही पार्ट है, इंटरेस्ट इज ऑल्सो सेम एज रेंट। ठीक है, या मैं इसे प्रॉपर वर्ड अगर यूज करूं तो इट इज अ चार्ज। मैं अगर मेरी कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करता हूं फॉर 1 ईयर, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर बैंक मुझे मैंने जो डिपॉजिट की थी वो अमाउंट मुझे वापस करेगी, साथ में मुझे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देगी जो कि मेरी अमाउंट मैंने उनको यूज करने के लिए दी, मेरी अमाउंट वहां पर उनको वहां आगे वो किसी न किसी को लोन की तरह दे सके इसलिए दी थी, तो इसलिए वो उसके अगेंस्ट मुझे कुछ चार्जेस पे करेंगे, दोज चार्जेस इज इंटरेस्ट, उसे कहा जाएगा इंटरेस्ट। सो व्हाट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज चार्ज और प्राइस पेड बाय द बोरोअर फॉर द यूज ऑफ लेंडर्स मनी। मेरी अमाउंट जो मैंने उन लोगों को यूज करने के लिए दी उसके अगेंस्ट वो कुछ चार्ज पे करते हैं, दैट चार्ज इज नोन एज इंटरेस्ट। मैं एक तरह से उसे रेंट ही कहूंगा वहां पर। फिर वो ये चार्ज किस रेट से पे करेंगे, तो वो थर्ड पॉइंट आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है यहां पर मुझे जो चार्जेस पे किए जाएंगे वो किस रेट से होने चाहिए, तो ये जनरली परसेंटेज के फॉर्म में होता है। द रेट एट विच द इंटरेस्ट इज चार्ज्ड फॉर अ डिफाइंड लेंथ, डिफाइंड लेंथ फिक्स एक लेंथ होगी, लेंथ ऑफ टाइम फॉर यूज ऑफ प्रिंसिपल जनरली ऑन ईयरली बेसिस, ऑब्वियसली ईयरली बेसिस पे होता है, इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमेशा हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कोट करते हैं तो ऐसा ही लिखते हैं ना, 5% पर एनम। ठीक है, 5% पर एनम, 6% पर एनम, 8% पर एनम, 7.5% पर एनम। तो यहां पर ये पर ईयर यानी ईयरली बेसिस पे जनरली कोट किया जाता है, बताया जाता है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। यहां पे टाइम टी का मतलब क्या है, इट इज द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द प्रिंसिपल इज बोरोड, यानी कितने पीरियड के लिए बोरो किया था या कितने पीरियड के लिए अमाउंट इन्वेस्ट की गई थी। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए जो पीरियड रहेगा वो, अगर हम बोरो कर रहे हैं कुछ तो वो अमाउंट बोरो करने के लिए जो पीरियड रहेगा वो। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें अमाउंट यानी फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग पहले समझ लेते हैं। अगर मैं कुछ अमाउंट बोरो कर रहा हूं
तो बोरो करके ली हुई अमाउंट को जब मैं रीपे करूंगा तो मुझे उसमें मैंने बोरो की हुई अमाउंट प्लस उसके ऊपर का इंटरेस्ट एक साथ पे करना है। यानी सपोज अगर मैंने पी अमाउंट बोरो की थी, कैपिटल पी अमाउंट, और आई अमाउंट उसका इंटरेस्ट था, तो पी और आई की एडिशन इतना मुझे उसको रिटर्न करना है। ये जो अमाउंट मैं रिटर्न करूंगा उसे कहा जाएगा फ्यूचर वैल्यू। अमाउंट ए जो है दैट इज फ्यूचर वैल्यू। इन सिंपल वर्ड्स, मैं अगर आज कुछ इन्वेस्ट करता हूं, बोरो करना भी उसी तरह का है, इन्वेस्ट करना भी सेम है। मैं आज अगर कुछ इन्वेस्ट करता हूं तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो मुझे अमाउंट फ्यूचर में मिलने वाली है उसे हम नाम देते हैं फ्यूचर वैल्यू, यानी पीरियड खत्म हो जाने के बाद। ठीक है, इट इज द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सम ऑफ मनी एट सम टाइम इन फ्यूचर, एट सम टाइम इन फ्यूचर, एट द एंड ऑफ द पीरियड। Thus it is tomorrow's value of today's money compounded at rate of interest। कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिसाइड किया जाएगा उसके ऊपर वहां पर कैलकुलेट की हुई अमाउंट, उसे कहा जाता है फ्यूचर वैल्यू। सो इट इज द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, कैपिटल ए इज पी प्लस आई, ये तो सिंपल फॉर्मूला है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे आज अगर मुझे वहां पर कुछ वैल्यू मिलने वाली है जिसके अगेंस्ट मैं कुछ पेमेंट करने वाला हूं, ठीक है, एग्जांपल देते हैं लोन का। सपोज मुझे अगर कोई 4 व्हीलर परचेस करनी है, उस 4 व्हीलर के लिए मैंने बैंक से लोन लिया, उस लोन के अगेंस्ट मुझे उनको वहां पर 12,000 रुपीज मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो जिस कंपनी की मैंने 2 व्हीलर परचेस की है उसे मैं जैसे 12,000 बैंक को पे करूंगा, उसके बाद उनको अमाउंट नहीं मिलने वाली है। दे विल गेट द अमाउंट टुडे, वो आज उनको अमाउंट मिल जाएगी। तो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आज मिलने वाली वैल्यू। ठीक है, इफ एन अमाउंट इज ड्यू आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, its present value is that value which together with interest on that for that period produces the given amount। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, मैं अगर आज कुछ वैल्यू लेता हूं जिसके अगेंस्ट मुझे बाद में अमाउंट पे करनी है, दैट अमाउंट इज नोन एज टुडेज अमाउंट इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, मैं अलग तरह से भी बता सकता हूं। जैसे अगर किसी को ऐसा लगे कि मुझे एक इन्वेस्टमेंट करनी है, जिस इन्वेस्टमेंट में वहां पर मुझे आफ्टर 5 ईयर्स 10 लाख रुपीज मिलने चाहिए, आफ्टर 5 ईयर्स 10 लाख रुपीज मिलने चाहिए, तो मैंने आज कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, दैट वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू। उसे कहा जाएगा उस इन्वेस्टमेंट की आज की प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, 7th पॉइंट है एक्यूमुलेटेड अमाउंट। एक्चुअली 7th पॉइंट और पॉइंट नंबर 5 जो था हमारा अमाउंट, वो दोनों सेम ही है। फ्यूचर अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू जो होती है वो, और एक्यूमुलेटेड अमाउंट, क्योंकि एक्यूमुलेटेड अमाउंट या बैलेंस का भी मतलब वही है। मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा, मुझे उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द टर्म मुझे कुछ अमाउंट वापस मिलने वाली है, दैट इज एक्यूमुलेटेड अमाउंट, क्योंकि मैंने किया हुआ इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर का इंटरेस्ट, इनकी वो एडिशन होती है। ठीक है, सो एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी वही है, फ्यूचर वैल्यू जैसे हम बोलते हैं वैसे ही। ठीक है, ये तो जस्ट कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हुई स्टूडेंट्स। अब इस चैप्टर का हमारा पहला पार्ट, मैंने बताया था ओवरव्यू में ही हम 3 पार्ट स्टडी करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी। तो उसमें से सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक मतलब है मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट की होगी उस पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट, ये कहा जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर सपोज मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए फॉर 1 ईयर और उसके लिए मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है सपोज से 4%, तो 100 पे आफ्टर 1 ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर मुझे 100 पे सिर्फ 4 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। ये हो गया। अगर सपोज यही अमाउंट 100 रुपीज में 1 ईयर की जगह 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता हूं एट सेम रेट 4% पर एनम, तो उस सिचुएशन में मुझे मेरे पहले ईयर का जो इंटरेस्ट मिलेगा, 100 रुपीज का पहले ईयर का इंटरेस्ट 4 रुपीज था, वापस 100 रुपीज का वहां पर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट भी 4 रुपीज आएगा। यानी मेरा जो पेमेंट मुझे मिलने वाला है वो पेमेंट वहां पर मुझे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करके नहीं मिलेगा। पहले 100 रुपीज मैंने, एक ही 100 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए, मैं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 4 रुपीज, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 4 रुपीज, अगर मैं थर्ड ईयर भी करता हूं तो भी मुझे 4 रुपीज ही मिलेंगे। यानी मेरे पहले ईयर के इंटरेस्ट पे मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला,
तो इसे कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो यही आपको दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ बोरोइंग। आपका पूरा पीरियड जो होगा बोरोइंग का उस पे। अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट से अगर मैं किसी को कुछ अमाउंट वहां पे लेंड करता हूं, मैं मतलब मेरे से किसी ने बोरो की भी अमाउंट है, उस पर भी अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो मुझे उस पर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है, मुझे वो कंप्लीट पीरियड पे सिंगल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल ओनली एंड नॉट ऑन द प्रीवियस अर्नड इंटरेस्ट। मैं जो पहले अर्न करूंगा ऐसा जो भी इंटरेस्ट है उस प्रीवियसली अर्न इंटरेस्ट पे मुझे यहां पर इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट ऑन ओनली प्रिंसिपल, सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलने वाला इंटरेस्ट, ऐसे आप नाम दे सकते हैं। फिर इसके लिए नोटेशंस क्या है, फॉर्मूला सीखना है। नोटेशंस क्या है, कैपिटल पी प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो रहेगी वो, स्मॉल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअली हम आर आगे यूज करेंगे ही नहीं, आर की जगह हम आई यूज करते हैं। आई होता है आर अपॉन 100। इन केस अगर आपको इसके आगे कहीं पे आर लिखा हुआ मिले तो हम वो आर जो है वो आई अपॉन 100 करके ही लिखा हुआ ऐसा ट्रीट करेंगे, ये भी याद रखना। कभी फॉर्मूले में कहीं पे अगर हमने आर लिखा हुआ है तो वो वहां पर आई ही है। मतलब जैसे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज से 5% है, आर की वैल्यू अगर 5% है तो आई क्या आएगा 5/100 यानी 0.05। तो अगर कहीं पे आर भी लिखा हुआ रहा तो भी वो 0.05 ही हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, टी टर्म और पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईयर्स। मैंने कितने पीरियड के लिए, कितने टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, या किसी ने अगर मेरे से कुछ अमाउंट बोरो किया तो कितने पीरियड के लिए बोरो किया, दैट इज टी। आई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, उस पूरे पीरियड के लिए मुझे मिलने वाला इंटरेस्ट, उसे कहा जाएगा कैपिटल आई। और कैपिटल ए एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो रहेगी वो वहां पर, और कैपिटल ए की वैल्यू डेफिनेटली रहेगी पी प्लस आई। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूं, सिंपल फॉर्मूला है। हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो दिस इज आई इज इक्वल टू पी आई टी। सिंपल फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट क्या है इसके लिए, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आई इंटू टी, पी आई टी। और अगर मुझे ए अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला होता है पी प्लस आई, तो पी एज इट इज रहेगा, आई की वैल्यू आएगी पी आई टी, फिर हमने पी कॉमन निकाल लिया तो ये फॉर्मूला बन गया। यहां पर अगर मैं इसके लिए अमाउंट के लिए फॉर्मूला चाहता हूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, दिस इज फॉर्मूला फॉर अमाउंट। ठीक है, ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई टी। यहां से अगर मुझे पी तैयार करना है तो क्या मिलेगा, पी तैयार करना है तो वो आएगा ए अपॉन 1 प्लस आई टी, सिंपल। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर टाइप का जो कैलकुलेशन है उसके लिए एक छोटा सा चार्ट मैंने दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए फास्ट आप लोग कैलकुलेट कर सकें, इसके लिए एक छोटा सा चार्ट मैंने यहां पर आपको दिया हुआ है। इस चार्ट का मतलब क्या, कैसे लेना है वो समझ लो। यहां पर अगर मुझे जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स कब होगी ये फाइंड करना है। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैंने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और मैं चाहता हूं कि मेरी जो 10,000 की समय ये 1.5 टाइम्स कब होगी, मतलब 10,000 का 15,000 कब हो जाएगा, ये अगर मुझे फाइंड करना है। अगर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो मुझे पीरियड फाइंड करना पड़ेगा, अगर मेरे पास पीरियड होगा तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करूंगा। तो दोनों केसेस में आपको दिया हुआ है। ये जो फर्स्ट रो जो है, ये रो जो है, इसमें अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और टाइम पीरियड निकालना है वो पार्ट दिया है, और सेकंड में टाइम पीरियड दिया होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो वो पार्ट दिया हुआ है। मैं एग्जैक्ट एक कैलकुलेशन करके बता रहा हूं आपको, सिंपल समझ में आने के हिसाब से एक कैलकुलेशन करके बताते हैं। सपोज अगर मैंने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दिया गया है 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, और मुझे ये फाइंड करना है कि कितने पीरियड में 10,000 के 15,000 हो जाएंगे, कितने पीरियड में 10,000 के 15,000 हो जाएंगे। एक्चुअल में यहां पर वो 10,000 15,000 का कैलकुलेशन में कोई पार्ट नहीं आने वाला है, जो फॉर्मूला है वो सिंपल है। अगर 1.5 टाइम्स करना है तो 0.5 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेड इन डेसिमल पॉइंट्स, यानी आर जो वहां पे लिखा है वो बेसिकली आई है। ठीक है, यानी 0.5 अपॉन आर अगर है तो आर की वैल्यू वहां पे क्या रहेगी, आई के फॉर्म में। अब मैं कैलकुलेशन करके बता दूं, अगर आप सपोज किसी ने मुझे पूछा कि 10,000 का 15,000 होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिया हुआ है मुझे, मतलब आर मुझे दिया हुआ है 5%, 5% का मतलब होता है 0.05। तो अब मुझे अगर आय वहां पे टी तैयार करना है,
मेरे लिए अगर कैलकुलेशन में बोला कि कितने पीरियड में होगा, तो मेरा फॉर्मूला रहेगा 0.5 डिवाइडेड बाय आर, मतलब 0.5 डिवाइडेड बाय 0.05 कितना आएगा? वैसे तो इजी है, 10। कैलकुलेटर पर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये डेफिनेटली 10 आने वाला है। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 5% के रेट से अमाउंट 1.5 टाइम्स कब होगी ऐसा पूछा गया, तो आंसर आएगा 10 ईयर्स। अब ये मैंने 1.5 के लिए बताया, ऐसा ही आपको इस चार्ट में बाकी भी दिए हुए हैं। जैसे अमाउंट डबल कब होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है आर टी इज इक्वल टू 1/r। अमाउंट ट्रिपल कब होगी, 3 टाइम्स कब हो जाएगी, तो टी के लिए आएगा वहां पर 2/r। अमाउंट 4 टाइम्स कब हो जाएगी, तो 4 टाइम्स के लिए आएगा 3/r। यहां पर लॉजिक भी बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, जितने टाइम्स आपको अमाउंट करनी है उसमें से एक माइनस करके न्यूमरेटर में लेना है, सिंपल एकदम। ठीक है, मैं ट्रिक भी बता देता हूं वही। अगर मुझे अमाउंट 1.5 टाइम्स करनी है तो टी आएगा 1.5 माइनस 1 यानी 0.5/r। अगर अमाउंट डबल करनी है तो टी आएगा 1/r। अगर अमाउंट ट्रिपल करनी है तो टी आएगा 2/r। देखो ट्रिपल है तो 3 माइनस 1 यानी 2 आएगा इसके लिए। ठीक है, यही सेकेंड रो में जो दिया हुआ है वो है कि अगर आपको टी दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, मैंने टी और आर इंटरचेंज कर दिए, बस बाकी कुछ नहीं किया हुआ। आर की वैल्यू आएगी 0.5/t, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। यानी अगर अमाउंट मुझे, जैसे एक जस्ट एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि अमाउंट वहां पर ट्रिपल होनी चाहिए, मुझे कहा गया क्वेश्चन में दिया गया कि अमाउंट जो है वो ट्रिपल होनी चाहिए, और आपको उसके लिए पीरियड दे दिया कि अमाउंट ट्रिपल होनी चाहिए 10 ईयर्स में। अमाउंट ट्रिपल होनी चाहिए 10 ईयर्स में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेना पड़ेगा, तो उसके लिए ये जो मैंने फॉर्मूला मार्क करके दिया R इज इक्वल टू 2/t वो अप्लाई करना है। लॉजिकल पार्ट है, 10 ईयर्स में अगर अमाउंट ट्रिपल होनी चाहिए तो 2 डिवाइडेड बाय 10 यानी 0.2, तो 0.2 अगर R है तो बेसिकली 0.2 का मतलब क्या है, 20%। कैसे, इंटू 100 कर लो। ठीक है, तो यहां पर इसका लॉजिक रहेगा कि अगर मुझे अमाउंट ट्रिपल करके चाहिए विद इन 10 ईयर्स तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए 20%, क्योंकि ये सब सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है। ठीक है, हाँ ये भी याद रखना, ऑल दिस इज रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ बेसिक जो मैंने अभी बताया, सिंपल इंटरेस्ट जो हमने बताया, उसके लिए क्विकली कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करवाते हैं, तो आपके लिए वो वहां पे पार्ट बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर्स आपके सामने रेडी रखना, कैलकुलेटर्स आपको लगेंगे, साथ में हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7,000 फॉर 5 ईयर्स एट 6% पर एनम इज। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पी दिया हुआ है 7,000, ठीक है, ओके, ये पी है, टी है 5, और आई के लिए यहां पर 6% इंफॉर्मेशन है। तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इज पीआईटी। ठीक है, 7,000 इंटू 0.06, ये आई की वैल्यू है और टी की वैल्यू 5, मल्टीप्लीकेशन करना है सिंपल। ठीक है, 7,000 इंटू 0.06 और इंटू 5, तो ये आंसर आ गया 2100। तो करेक्ट आंसर आएगा यहां पर बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन था। नेक्स्ट, सेकंड, if rupees 10,500 be invested for 4 years at 5% per annum simple interest, what is the total amount received at the end of 4 years? ठीक है, यानी अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ओके, ये अमाउंट है पी, ठीक है, टी है 4 इयर्स, और आय आएगा 5% के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, यानी यहां पर मुझे फाइंड करना है अमाउंट, व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 4 इयर्स बोला है। ठीक है, यानी मुझे अमाउंट तैयार करनी है। अमाउंट के लिए फॉर्मूला पी ब्रैकेट में 1 प्लस आई टी, पी है 10,500, 1 प्लस आई की वैल्यू है 0.05 इंटू 4,
तो इतना आपको कैलकुलेशन करना है। नॉर्मल कैलकुलेशन स्टूडेंट्स 0.05 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 10,500, तो द आंसर इज 12,600। करेक्ट आंसर आता है 12,600, यानी यहां पर अमाउंट आएगी हमारे लिए सी ऑप्शन ₹12,600। ये टोटल अमाउंट है, यहां पे मुझे टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए कहा था। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट बी इन्वेस्टेड फॉर 12 years at 8% per annum सिंपल इंटरेस्ट टू गेट अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹5760। अब देखो इसमें टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए 5760, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, यानी पूछा हुआ है पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, आई की वैल्यू आएगी 0.08, उसके बाद टी है 12। ठीक है, यानी हमारा जो आई का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी आई टी, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है। यहां पर सिर्फ आपको क्या क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 5760, पी मालूम नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.08 और टी की वैल्यू है 12। तो फिर यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आएगी ये आपको तैयार करना है। लॉजिकल सिंपल पार्ट है स्टूडेंट्स, हम 5760 को डिवाइड करेंगे 0.08 से और डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, तो आंसर आ रहा है इसका 6000। तो कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए थी, 6000। सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, 6000 रुपीज आपने इन्वेस्ट करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8,000 फॉर 3 years and 6 months accumulated 9820, then what was the rate of simple interest per annum। इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 8000 की, तो ये मेरा पी है। पीरियड 3 years and 6 months, इंपॉर्टेंट, 3 years and 6 months, 6 months मतलब 0.5 ईयर, 6 months 0.5 ईयर, 3 year and 6 months इसलिए 3.5 ईयर, यानी ये जो इतना पार्ट दिया है ये मेरा पूरा टी है, यहाँ पे टी लेना पड़ेगा मुझे 3.5, और ये क्या है, ये है अमाउंट कैपिटल ए, एक्यूमुलेटेड ₹9820। तो अब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ए वाला फॉर्मूला। ठीक है, ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई टी। ठीक है, इसमें ए है 9820, पी है 8000, 1 प्लस टी है 3.5, आई मुझे मालूम नहीं है, आई मुझे तैयार करना है। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपके लिए मैं दो तरीके बता सकता हूं। दो तरीके कैसे, एक जो इक्वेशन दिया उसे सॉल्व करके, और दूसरा नहीं तो ऑप्शन से जाओ। तो मैं थोड़ा सा यहां पर ऑप्शन वाइज जाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि ऑप्शन से जाना ये इजी है। ठीक है, कैसे, कैलकुलेटर पे चेक करना है, मेरे साथ कैलकुलेशन करते जाओ, कैलकुलेटर पे चेक करेंगे हम। पहले एक ऑप्शन चेक करेंगे, पहले ए ऑप्शन लेते हैं। अगर ए ऑप्शन होता आंसर 5% है, तो हम पहले 5% का मतलब 0.05, यानी आई की वैल्यू 0.05 लेनी पड़ेगी। 3.5 इंटू 0.05 प्लस 1 इंटू 8000, तो ये आंसर आता है, पहले ऑप्शन के लिए आ रहा है ये 9400। तो ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे 9820 मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। ओके, अब 5.5 चेक करते हैं, बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में 5.5 का मतलब क्या आएगा, अगर आपको डायरेक्ट समझ में डिफिकल्टी लग रही होगी तो 5.5 डिवाइडेड बाय 100 कर लो, 5.5 डिवाइडेड बाय 100 कर लो। ठीक है, इनटू 3.5 प्लस 1 इंटू 8000। ठीक है, मेरे साथ ही आपको ये वहां पे सॉल्व करना था, आपने अगर सॉल्व कर लिया होगा तो 5.5 के लिए भी अमाउंट मैच नहीं होती है, अमाउंट आती है 9540, जो कि 9820 आनी चाहिए थी, नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। 6% मतलब 0.06, ठीक है, इंटू 3.5 प्लस 1 इंटू 8000, तो ये आंसर आता है 9680। अभी भी ये 9820 नहीं है, यानी मेरा सी ऑप्शन भी नहीं है। जब मैं पहले तीन ऑप्शन चेक कर चुका हूं तो डेफिनेटली फोर्थ आंसर आने वाला है। एग्जाम में अगर आपने एकदम प्रॉपरली ये सॉल्व करके वहां पे तीन ऑप्शन चेक कर लिए तो आपको बिना सोचे फोर्थ ऑप्शन जो है वो वहां पे मार्क कर देना है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन कर ही रहे हैं। 6.5
0.065 इंटू 3.5 प्लस 1 इंटू 8000, तो आंसर आता है 9820। वैसे भी मैच हो गया, वो आंसर था। ये मैंने आपको ऑप्शन वाइज सॉल्व करके बताया स्टूडेंट्स। अगर ये ऑप्शन वाइज नहीं करते थे वो भी क्विकली बता देता हूँ, इजी है। अगर मैं ये इक्वेशन जो मैंने अभी आपके सामने लिखा हुआ है, इस इक्वेशन से ही मैं अगर सॉल्व करता हूं तो मैंने क्या करना चाहिए, पहले 9820 को 8000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 9820 को 8000 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आता है यहां पर 1.2275 इज 1 प्लस 3.5i, 1.2275 ये नंबर आया। अब अगर मैं इधर वाला जो 1 है, ये जो 1 है, ये 1 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे यहां पे मिलेगा 1 माइनस करने के बाद 0.2275 इज 3.5i। ठीक है, अब मुझे अगर i तैयार करना है तो i क्या आएगा, 0.2275 डिवाइडेड बाय 3.5, तो यहां पर डिवाइडेड बाय 3.5 अगर करता हूं मैं तो वो नंबर आता है 0.065, 0.065। तो यहां से मुझे जो i मिलता है वो यही है 0.065, मतलब 6.5%। तो वैसा भी जा सकता है, ऑप्शन वाइज भी जा सकते थे ये, मैं ऑप्शन वाइज ज्यादा प्रेफर करूंगा स्टूडेंट्स क्योंकि वो इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। If an investment of rupees 10,000 fetched an interest of rupees 2,500 at 12.5% per annum simple interest, the number of years will be। इंटरेस्ट कितना मिला वो दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, पीरियड पूछा है, टी पूछा है। सिंपल कैलकुलेशन, देखो इंटरेस्ट कितना मिला है यानी ये आय है हमारा, ठीक है, ये अमाउंट है प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5। ठीक है, तो यहां से मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू पी आई टी, सिंपल, यानी 2500 इज 10,000 इंटू आई की वैल्यू है 12.5%। हाँ, अगर आपको 12.5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो कितना आता है, वैसे 0.125, ये चेक कर लेना, यानी आपके लिए भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, और इंटू टी। ठीक है, अब अगर मैंने 10,000 इंटू 0.125 कर दिया, यानी इंटू 10,000 कर दिया, तो वो नंबर आता है 1250। तो अब टी की वैल्यू क्या आएगी, तो टी की वैल्यू आएगी 2500 डिवाइडेड बाय 1250। जगह के हिसाब से मैंने ऐसा लिखा स्टूडेंट्स, ये 2 आता है, सो द करेक्ट आंसर इज 2 years। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा था 10,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट में 2,500 इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट से 12.5% से, तो पीरियड कितना रहेगा, टर्म कितनी रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। The sum required to earn a monthly interest of rupees 1200 at 18% per annum simple interest is। कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए, सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर annum। मंथली इंटरेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, मंथली इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो ऐसा अगर दिया गया ना स्टूडेंट्स, तो ये ऑप्शन से ही जाना ज्यादा बेटर है। कैसे, चेक करो, हम क्या करेंगे, हर एक के लिए ईयरली इंटरेस्ट निकालेंगे और उसे 12 से डिवाइड करके मंथली इंटरेस्ट, जिसका आंसर 1200 आएगा वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये कैसे करना है, मैं कैलकुलेटर पे ही बता रहा हूं, मेरे साथ कैलकुलेशन आपको करना है। मैं पहले ए ऑप्शन की बात करूंगा। ठीक है, 50,000 रुपीज पर 50,000 इंटू वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%, 0.18। ठीक है, और ईयरली है इसलिए इंटू 1 करने की जरूरत नहीं, तो ये इंटरेस्ट आ गया 9,000। इस 9,000 को डिवाइड करो 12 से, क्योंकि 12 महीने का है तो 1 मंथ का आएगा 750, यानी इसका मंथली इंटरेस्ट आ रहा है यहां पर रुपीज 750, और ये मेरे रुपीज 1200 से मैच नहीं कर रहा, मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 60,000 के लिए चेक करते हैं, सेम मेथड, इजी पार्ट है। 60,000 इंटू वहां पर 18%, 0.18, ये टोटल इंटरेस्ट आ गया 10,800 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है 900 रुपीज, यानी सेकंड ऑप्शन जो है ये अगर मैं लेता हूं तो वहां पर सॉरी, तो ये आंसर आता है वहां पर 900 रुपीज। तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट 1200 रुपीज चाहिए। थर्ड ऑप्शन देते हैं, 70,000 इंटू 0.18 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आता है 1050।
तो ये भी मेरा आंसर नहीं है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट 1200 चाहिए था। तो इससे तो क्लियर है कि मेरा आंसर कंपलसरी क्या आने वाला है, डी ऑप्शन लास्ट आंसर आने वाला, ये कंफर्म है। फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 80,000 इंटू 0.18 क्या आया, 14,400 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 1200 रुपीज। ठीक है, बराबर ये आंसर आ गया हमारा 1200 रुपीज, यानी करेक्ट आंसर था उसका डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे मुझे पी फाइंड करना था जिस पर 18% से टोटल इंटरेस्ट जो 1 ईयर का आता है उससे 12 से डिवाइड करके मंथली इंटरेस्ट 1200 आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A sum of money amounts to rupees 6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years. The principal and the rate of interest are. अब देखो, sum of money amounts to rupees 6,200 है in 2 years and 7,400 in 3 years. तो मुझे इसके लिए ऑप्शन से जाना ही ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे ऑप्शन से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मुझे दो वैल्यूज फाइंड करनी है। इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है तो ऑफकोर्स मैं इक्वेशन बना के सॉल्व करने वाला हूं, तो मैं पहले आपके सामने वो इक्वेशन लिख देता हूं। देखो यहां पर मेरे लिए जो इक्वेशंस रहेंगे वो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, a इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई टी, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, 2 इयर्स में कितना इंटरेस्ट मिला है, 2 इयर्स में अमाउंट मिली है 6,200, तो पहला इक्वेशन बनेगा 6,200 इज पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 2 है, इसलिए यहां पे आएगा 1 प्लस 2i, और दूसरा इक्वेशन बनेगा 7,400 इज p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 3i। ठीक है, ओके। अब यहां पर ये जो कैलकुलेशन है इसमें 7,400 और 6,200 अमाउंट आने वाली है, हम ऑप्शन से जाने वाले हैं। कैसे चेक करना मैं बता रहा हूं, एक एक करके चेक करते हैं। पहले हम ए ऑप्शन की बात करेंगे। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 31.57% ए ऑप्शन में, तो आपको करना क्या, देखो 31.57 डिवाइडेड बाय 100, ये पहले किया, ये आ गया 0.3157। मैं पहला फर्स्ट इक्वेशन में वेरीफाई करने वाला हूं पहले, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 प्लस 1 इंटू ए ऑप्शन में था 3,800, तो ये जो आंसर आता है वो नंबर आ रहा है मुझे वहां पर पहले ऑप्शन के लिए, ए ऑप्शन के लिए पहले इक्वेशन का नंबर आ रहा है 6199.32, यानी यहां पे ये आ रहा है ये 6199.32, ये मैं ए ऑप्शन के लिए चेक कर रहा हूं अभी, तो ये मैच हो रहा है करीब करीब क्योंकि 6,200 है ये, ओके अप्रोक्सीमेटली मैच हो रहा है। अब हम सेकंड ऑप्शन भी चेक कर लें, सेकंड ऑप्शन नहीं सॉरी सेकंड इक्वेशन भी चेक कर लेंगे। ये जो हम चेकिंग कर रहे हैं ये अभी पहले ऑप्शन के लिए कर रहे हैं, तो मैं उसमें से अभी यहाँ पर आपको सेकंड जो पार्ट है वो बता रहा हूँ। देखो सेकंड इक्वेशन में भी सेम, पहले 31.57 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इंटू 3 प्लस 1 इंटू ऑप्शन में 3,800 थी प्रिंसिपल की वैल्यू, तो वो ली हमने, तो यहाँ पे ये नंबर आ रहा है 7398.98, अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली 7,400 है वो। मतलब मेरा जो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, वही यहां पर दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए ऑप्शन। ठीक है, आपको ये ए ऑप्शन से मिल गया वहां पर, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आप अगर बाकी ऑप्शंस ट्राई करना चाहे तो कर लो, लेकिन वो आंसर तो आने नहीं वाले, 100% है क्योंकि ए आंसर आ चुका है। जस्ट समझ में आने के लिए बता रहा हूं मैं कि अगर कैलकुलेशन आपको ट्राई करना है तो आप बाकी के ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years, द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ इज। अब मैंने वो एक चार्ट दिया था, देखो हमने ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के पहले एक चार्ट के बारे में डिस्कशन किया था, वो यहां पे काम आने वाला है। देखो अमाउंट डबल होती है 10 years में, अमाउंट 10 years में डबल हो रही है, तो 10 years के लिए फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, तो हमने क्या किया, देखो हमारा फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू, डबल अगर है तो फॉर्मूला है 1/t। ठीक है, तो इसमें मैंने 1/10 ये लिखा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 0.1। ये मेरे इस पहले इंफॉर्मेशन से मिला मुझे, ये जो इंफॉर्मेशन है ना
इस इंफॉर्मेशन से मैंने ये तैयार किया। अब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल चुका है। अब अगला पार्ट क्या है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से अमाउंट कितने पीरियड में ट्रिपल होगी, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ट्रिपल इटसेल्फ कब होगी। तो उसके लिए फिर लॉजिक सिंपल। अब हम सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, देखो सेकंड पार्ट के लिए क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है हमें, तो अब मुझे टी निकालना है। तो टी क्या आएगा वहां पर, हाँ सॉरी, अमाउंट ट्रिपल होने वाली है। अमाउंट ट्रिपल होने वाली है तो फॉर्मूला है 2/r। अमाउंट अगर ट्रिपल होने वाली है तो फॉर्मूला था, ट्रिपल है ना, तो 3 - 1 2, 2/r। तो यहां पर ये आपको करना पड़ेगा ऐसा, 2/0.1, तो ये आएगा 20। तो इसलिए करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक का पार्ट हमारा जो था वो कंप्लीट किया। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक मतलब जो हम लेते हैं वो है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, यानी अगर मैंने किसी अमाउंट को इन्वेस्ट किया हुआ है फॉर से 2 इयर्स और 3 इयर्स, मैं एग्जांपल के लिए 3 इयर्स ले लेता हूं, तो उस सिचुएशन में मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वहां पर फर्स्ट ईयर के लिए मुझे जो इंटरेस्ट पे करेगा वो इंटरेस्ट मेरे प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट टर्म या फर्स्ट 1 ईयर बोलूंगा मैं, उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट पी रहेगी। बट फॉर द सेकंड ईयर द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर से इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर। फॉर द थर्ड ईयर इट विल बी प्रिंसिपल अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, देन इंटरेस्ट 2 times एंड देन अगेन वहां पर दैट विल बी द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। इन सिंपल वर्ड्स कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आपको यहां पे याद रखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हर बार वो इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा वहां पर, उसे कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जस्ट याद रखने के हिसाब से यहां पर ये बोला, वैसे सेंटेंस वाइज ये इस तरह का है, इफ द अनपेड इंटरेस्ट मर्जेस विद द प्रिंसिपल, यानी मेरा मिलने वाला जो इंटरेस्ट है मैंने वो प्रिंसिपल के साथ मर्ज कर दिया एट द एंड ऑफ ईच पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज द इंटरेस्ट अर्न फॉर द फर्स्ट पीरियड ऑफ टाइम इज एडेड टू द ओरिजिनल प्रिंसिपल टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द सेकंड पीरियड एंड सो ऑन। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट ईयर का मेरा प्रिंसिपल जो है उस पर इंटरेस्ट आएगा, वो मैं उसमें ऐड कर दूंगा, दैट विल बिकम प्रिंसिपल फॉर द सेकंड पीरियड। फिर सेकंड पीरियड का जो इंटरेस्ट आएगा वो उसमें ऐड कर देंगे, दैट विल बिकम प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। इस तरह से वहां पर अगर होता है देन दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वहां पर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हाँ उससे पहले एक पार्ट यहां पे समझ लो। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करते समय एक वर्ड आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा, कन्वर्शन पीरियड। ठीक है, मैं बहुत सिंपल कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। देखो, अगर आप में से किसी ने बैंक पासबुक कभी वेरीफाई किया होगा, कभी देखा होगा, ठीक है, तो बैंक पासबुक में अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग वहां पे उनके रूल्स होते हैं, लेकिन स्टिल कुछ बैंक्स क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करते हैं, कुछ बैंक्स हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, कुछ बैंक्स की तरफ से वहां पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो हाफ ईयरली होता है, यानी पूरे साल भर का, अगर मैं अप्रैल से लेके मार्च तक का पीरियड ले रहा हूं तो वो मार्च अप्रैल मई, सॉरी मार्च नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इनका इंटरेस्ट वो सितंबर के एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में दे देते हैं, और रिमेनिंग पार्ट जो होगा उसका वहां पे मार्च में देंगे। तो ये जो तरीका है इसे यहाँ पे हम कहेंगे कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हुआ। यानी मेरे लिए अगर मेरा अकाउंट किसी ऐसे बैंक में जो मुझे हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करती है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये जो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है वो मुझे 30 सितंबर को मिल जाएगा। और वैसे ही वहां पर उसके आगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ये जो 6 महीने का इंटरेस्ट है वो मुझे मार्च के 31 को वहां पे मिल जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे किया गया। तो यहां पर आता है कन्वर्शन पीरियड। कन्वर्शन पीरियड का मतलब आप कंपाउंडिंग, आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कब करने वाले हो, तो यहां पर वर्डिंग की तरफ ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स। कंपाउंडिंग ईयरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली तो मेरा इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होने वाला है, उसमें चेंजेस क्या होंगे आपको वो समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने जैसे नॉर्मल हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कंपाउंडिंग ईयरली है, लेकिन अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होगा और मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 8%, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8% पर एनम है, पूरे ईयर के लिए 8% है, तो वो हाफ ईयर के लिए हो जाएगा हाफ, यानी 4%।
यहीं अगर 8% कंपाउंडेड जो है ये कंपाउंडेड क्वार्टरली होता, क्वार्टरली का मतलब है ईयर में 4 टाइम्स कंपाउंडिंग, हर 3 महीने में, तो उस सिचुएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वहां पर जो 8 था वो 8 नहीं रहेगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, इट विल बिकम 2। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जैसे कंपाउंडिंग करोगे वैसा चेंज होता है, ये यहां पे समझना है, और ये कन्वर्शन पीरियड पे डिपेंड करता है। कन्वर्शन पीरियड का मतलब है द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। जैसे मैंने बोला कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हर 6 मंथ्स में इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंडिंग वहां पे क्वार्टरली होगा, हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंडिंग अगर मंथली है तो हर मंथ के एंड में इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और ये जो पार्ट है उसे कहा जाता है वहां पर कन्वर्शन पीरियड, या कंपाउंडिंग कैसे हो रहा है वो पार्ट। फिर फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, बहुत नॉर्मल फॉर्मूला है आप लोगों के लिए, आपने ये स्टडी मतलब आपने इससे पहले के पार्ट में भी कभी ना कभी स्टडी किया ही है। कैपिटल ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज़ टू एन, ये सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पर। कैपिटल ए इज इक्वल टू, ये अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू एन, आई आर अपॉन 100, पी प्रिंसिपल, एन पीरियड, कितने टर्म के लिए, पीरियड में होते हुए मैं बोलूंगा टर्म, कितने टर्म के लिए हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो, एन जो है वो एन कन्वर्शन पीरियड्स के लिए हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ऐसा उसका मतलब निकलता है। यहां से ही अगर मुझे पी तैयार करना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, ए अपॉन 1 प्लस आई रेज़ टू एन, पी की वैल्यू आएगी ए अपॉन 1 प्लस आई रेज़ टू एन। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, ये तो अमाउंट है ना, कैपिटल ए इज नॉट माय कंपाउंड इंटरेस्ट, कैपिटल ए इज अमाउंट, अमाउंट फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ए माइनस पी, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है ए माइनस पी, ए की वैल्यू लिखी पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज़ टू एन, और -1 पी कॉमन निकाल लिया, मतलब पी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे ये नंबर जो है ये पी होना चाहिए था, सॉरी ये पी होना चाहिए था, पी कॉमन निकाल लिया तो ये आएगा 1 प्लस आई रेज़ टू एन माइनस 1। ठीक है, सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इट इज प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आई रेज़ टू एन माइनस 1, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस आई रेज़ टू एन माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लीकेशन में पी। ओके, आई का मतलब यहां पे क्या होता है, आर अपॉन 100। हाँ, लेकिन एक और बात याद रखना जो मैंने यहाँ पे मेंशन करके दी हुई है, आपको अलग से यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है, अगर कंपाउंडिंग ईयरली नहीं हो रहा, अगर कंपाउंडिंग अलग पीरियड के लिए हो रहा है, तो फिर आपको आय लेते समय, आय डिसाइड करते समय एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट को नंबर ऑफ कन्वर्शन पीरियड्स पर एनम जो है उससे डिवाइड करना है। मतलब अगर मेरा वहां पर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, अगर वो क्वार्टरली है 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो मंथली है 12 से डिवाइड करेंगे, अगर वो डेली है तो 365 से डिवाइड करेंगे। तो यही बात आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है, वो समझते हैं जरा। अगर कन्वर्शन पीरियड जो है वो डे है, पर डे है, डेली कन्वर्शन होने वाला है, यानी मेरे लिए कंपाउंडिंग डेली करने वाला हूं मैं इंटरेस्ट का, तो उस सिचुएशन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम होगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये अगर यहां पर 12% पर एनम है, तो ये जो 12% पर एनम है इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 अपॉन 365। ठीक है, 12 अपॉन 365, क्यों, क्योंकि मैं कंपाउंडिंग डेली कर रहा हूं, तो जो उस वक्त आय का कैलकुलेशन करते समय मुझे 12 अपॉन 365 करना है। अगर ये कंपाउंडिंग मंथली होता तो फिर 12% को हम 12 से डिवाइड करेंगे, यानी वो हो जाएगा वहां पर 1%। अगर ये कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता तो फिर 12 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, यानी वो 3% हो जाएगा। अगर ये कंपाउंडिंग वहां पर 6 मंथली होता है यानी हाफ ईयरली तो 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर वो कंपाउंडिंग एन्युअली है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो जैसा है वैसे ही हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैं कैलकुलेशन में भी बताऊंगा, हम कैलकुलेशन में भी ये पार्ट स्टडी करेंगे ही। हाँ, यहां पर कुछ सिंपल पॉइंट्स जो याद रखने हैं, अगर आपको कंपाउंड कब किया गया है वो नहीं मेंशन करके दिया हुआ, क्वेश्चन में अगर वो मेंशन नहीं किया हुआ तो हम कंपाउंडिंग ईयरली लेते हैं, एन्युअली लेते हैं। ठीक है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम द इंटरेस्ट पीरियड इज टेकन एज 1 ईयर। नेक्स्ट, अगर वहां पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर के लिए अगर कैलकुलेट करता हूं तो हमेशा सेम आता है, यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है
और मुझे 1 ईयर का ही कैलकुलेशन करना है, तो 1 ईयर का भी ऐसा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, और 1 ईयर का सीआई, ये दोनों सेम आएंगे, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, जो जिस रेट से सीआई बढ़ेगा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम एज सीआई इज सेम, देन सीआई इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, यानी जितनी बार वहां पर आप कंपाउंडिंग करोगे ऑब्वियसली उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ेगा। मतलब अगर सपोज मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया एनुअल वहां पे रेट कंसीडर करके, बाद में मैंने एनुअल को हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सपोज अगर मैंने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, 8% पर एनम इंटरेस्ट है, और मैंने ये 2 ईयर्स के लिए किया हुआ है, तो जो 2 ईयर्स के बाद मिलने वाली मुझे अमाउंट मिलेगी, वो आप कैलकुलेटर पे ये मेरे साथ चेक कर सकते हो। 10,000 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए हैं 2 ईयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो उस सिचुएशन में, और कंपाउंडिंग एन्युअली, हाँ कंपाउंडिंग एन्युअल है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 0.08 आ जाएगा आय, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.08, कैलकुलेटर पे आपने टाइप करके रखना है 1.08, और इनटू वहां पर इक्वल टू, सिर्फ इनटू का बटन इक्वल टू, यानी वो स्क्वायर हो जाएगा उसका, क्योंकि आपको 2 ईयर्स का ही कैलकुलेशन करना है, और इनटू 10,000, तो आपको ये अमाउंट मिलेगी 11,664। ठीक है, ये जो मैंने कैलकुलेशन किया वो कंपाउंडेड एन्युअली के लिए किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%। अब ये नंबर मैं कहीं पे अपने समझने के लिए यहाँ पे लिख के रख रहा हूं, ये नंबर आता है 11,664। ओके, अब अगर मैंने यही कैलकुलेशन कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया होता, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% की जगह क्या हो जाएगा, 4%, आधा हो जाएगा। ठीक है, वापस बता रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 8% है, मैंने 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, मुझे अमाउंट फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, तो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया हुआ है तो वो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4%। तो अब आई की वैल्यू आएगी 4/100, 0.04, यानी मैंने 1.04 लेना चाहिए। ठीक है, 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर आएंगे, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर आते हैं, तो 2 ईयर्स में आएंगे 4 हाफ ईयर, तो यहां पर मुझे उसका 4 पावर करना है। ठीक है, इनटू का बटन 2 बार और इक्वल टू 3 बार प्रेस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा उसका 4 पावर। ठीक है, और इनटू वहां पर 10,000, तो यहां पर ये नंबर आ रहा है 11,698, आप कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर सकते हो 11,698.58। तो आप चेक कर सकते हो, सिर्फ मैंने कंपाउंडिंग ईयरली की जगह हाफ ईयरली कर लिया तो करीब करीब 34 रुपीज का फर्क आ गया, नियरली 34 रुपीज का फर्क आ गया। मतलब जितना कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी उतना कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। ठीक है, ये मुझे एक्सप्लेन करना था यहां पर। ओके, नेक्स्ट, अगर हमने किसी अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट पी पर मैंने उसकी अमाउंट तैयार की पी, उसके बाद फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट आएगी वो, फिर सेकंड ईयर की अमाउंट, फिर थर्ड ईयर की अमाउंट, तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है, और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो होता है 1 प्लस आई का एन पावर। इसका कॉमन रेशियो आएगा 1 प्लस आई रेस टू 1, यानी 1 प्लस आई, सिंपल लैंग्वेज में 1 प्लस आई। इसका रीजन है, देखो अगर सपोज मैंने अमाउंट कैलकुलेट करनी है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, देखो शुरुआत का प्रिंसिपल है मेरा पी, अमाउंट A1 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ये क्या आएगा P इंटू 1 प्लस आई। अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, दिस विल बी P इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर। तो देखो यहां से यहां तक जाते समय एक 1 प्लस आई मल्टीप्लाई किया, यहां से यहां तक जाते समय एक और 1 प्लस आई मल्टीप्लाई किया, हर बार हम 1 प्लस आई एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक जीपी बन जाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन रेशियो रहेगा 1 प्लस आई। ठीक है, नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और कहां यूज हो सकता है, तो ये भी आपको समझ लेना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और यूज होता है जहां पे यूनिफॉर्म पीरियोडिकल इंक्रीज है एट फिक्स रेट, तो वहां पर ये हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। जैसे अगर मुझे पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कुछ कैलकुलेशन करना है, वहां पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन वाला जो हमारा ए का फॉर्मूला है वो। इसी तरह से अगर मुझे डिप्रिसिएशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, तो फर्क सिर्फ इतना रहेगा, हमारा जो फॉर्मूला है ए का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला,
p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन, उसमें सिर्फ 1 प्लस आई की जगह 1 माइनस आई करना पड़ता है। तो ये भी दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर WDV बेसिस पर यानी रिटर्न डाउन बेसिस पर, रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर अगर कैलकुलेशन करना है, इसे आप रिड्यूसिंग बैलेंस भी बोल सकते हो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो होती है वो, उससे अगर डिप्रिसिएशन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सिंपल हमारे फॉर्मूले में प्लस आई की जगह माइनस आई करना है। और एक लास्ट पॉइंट, अगर सपोज कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं उसमें वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पीरियड टू पीरियड चेंज हो रहा है, यानी पहले ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, सेकंड ईयर के लिए अलग है, थर्ड ईयर के लिए अलग है, तो उस सिचुएशन में अमाउंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो आएगा P इंटू 1 प्लस I1 यानी पहले ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो लेके, इंटू 1 प्लस I2 इंटू 1 प्लस I3, ऐसा इंटू 1 प्लस IN तक जाना पड़ेगा अगर n पीरियड का कैलकुलेशन होगा तो, अगर सभी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, ओके। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट में बता दूं स्टूडेंट्स, ये पार्ट आपके लिए इसलिए बताया जा रहा है ताकि एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छे से रहे कुछ पर्टिकुलर टाइप के कैलकुलेशंस में, जिनमें अगर मुझे ऐसा किसी क्वेश्चन में दिया गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पर अमाउंट डबल कब होगी, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पर अमाउंट डबल कितने पीरियड के बाद होगी, कितने ईयर्स के बाद होगी, ऐसा अगर पूछा गया तो उसके लिए ये एक थंब रूल है, एक अप्रोक्सीमेट रूल है, और वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है ये आपको उस सिचुएशन में याद रखना है कि अगर मुझे पीरियड तैयार करना है, किस पीरियड में, कितने पीरियड में अमाउंट डबल हो जाएगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 0.35 प्लस 0.69 डिवाइडेड बाय R। R का मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो हम ऑब्वियसली परसेंटेज में यानी 0.0 ऐसे जो 100 से डिवाइड करके लेते हैं वो आपको लेना है। T की वैल्यू हम लेंगे, याद रखना ये 0.35 प्लस 0.69 अपॉन R, ये एक थंब रूल की तरह आपको दिया हुआ है, एक फॉर्मूले की तरह। जैसे जस्ट अगर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप अगर चेक करना चाहें, अगर सपोज आपको दिया गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, ठीक है, और कितने ईयर में अमाउंट डबल हो जाएगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सिंपल के लिए बात नहीं चल रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो उस सिचुएशन में ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, देखो सबसे पहले वो जो 0.69 है, 0.69 टाइप करो, डिवाइडेड बाय, मैंने 11% बोला था, 11 डिवाइडेड बाय 100 0.11, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.2727 आया, फिर इसमें 0.35 ऐड किया तो ये आता है 6.62, यानी अप्रोक्सीमेट 6.62 ईयर्स में वहां पर अमाउंट डबल हो जाएगी। ये स्पेसिफिकली डबल के लिए किया हुआ रूल है, स्पेसिफिकली डबल के लिए तैयार किया हुआ रूल है, बाकी के लिए नहीं, ट्रिपल या 4 पावर के लिए नहीं, मैं डबल की बात कर रहा हूं सिर्फ। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट डबल कब होगी, इसके लिए एक थंब रूल चाहिए, एक छोटा सा क्विक कैलकुलेशन का रूल, तो वो है T इज इक्वल टू 0.35 प्लस 0.69 अपॉन R, R इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, ठीक है, ओके। अब इस पे कुछ कैलकुलेशंस करवाते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस, जिनमें पहला ₹1000 be invested for 4 years at 5% per annum compound interest, what is the amount and CI, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पर मेरे लिए अमाउंट पहले निकालनी है, अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n, ठीक है, P की वैल्यू है 1000 और 1 प्लस आई रेस टू n मुझे वहां पे सॉल्व करना है, ओके। P की वैल्यू है यहां पर 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 5% यानी 0.05 आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1.05 और पूरे ब्रैकेट का 4 पावर, ठीक है। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है और फॉर्मूला अप्लाई करना है तो 1 प्लस आएगा 1.05 और ब्रैकेट रेस टू 4, तो सिंपल है, कैलकुलेटर पर 1.05 इंटू का बटन 2 बार इक्वल टू 3 बार, 3 बार क्यों, क्योंकि मैंने 4th पावर करना है, ठीक है, इंटू 10,000 सॉरी इंटू 1000, तो ये आंसर आ रहा है यहां पर 1215 1215.50 यानी यहां पे ये
इस ऑप्शन से मैच करा है, किसी और ऑप्शन में वहां पे तो है नहीं, तो उसकी वजह से ये आ जाएगा। और इससे अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट तैयार करना है, वैसे तो आ गया आंसर, लेकिन जस्ट आपको समझ में आने के लिए मैं लिख के दे रहा हूं ये। अगर वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो 1215.50 में से 1000 माइनस करेंगे तो ये नंबर आ जाता है 215.50। तो इस तरह से करेक्ट आंसर आ गया इसका ए ऑप्शन। ठीक है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट और सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को तैयार करना था, ये कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ₹100 will become dash dash after 12 years at 5% per annum compound interest। रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5%, ईयर से 20, तो 100 रुपीज कितने हो जाएंगे, यानी अमाउंट निकालनी है। ठीक है, यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है अमाउंट का जो हमारा फॉर्मूला था, P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन, P की वैल्यू है 100। ठीक है, I 5% ही है, यानी ये 1.05 ही आ जाएगा, और इसका 20 पावर करना है। इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर, मुझे इसका 20 पावर करना है स्टूडेंट्स। एक तरीका, अगर आपको किसी नंबर का 20 पावर करना है तो 1.05 पहले टाइप करो, इनटू का बटन 2 बार और इक्वल टू 19 टाइम्स प्रेस करो, ये एक तरीका है। नहीं तो वहां पर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैं तरीका बता रहा हूं। पहले 1.05 हमने टाइप किया, ठीक है, इनटू का बटन मैं 2 बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें वहां पर वो सिंगल टाइम में उसका रिकरिंग पावर करता नहीं है, इसलिए हम 2 बार प्रेस करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, 1.05 का 19 मतलब 20 पावर करना है तो 19 टाइम्स इक्वल टू आएगा। तो ये आता है 265 यानी इंटू 100 करने के बाद क्या जाएगा 265.329 आता है, यानी ये नंबर आ रहा है 265.33। तो करेक्ट आंसर आ रहा है इसका सी ऑप्शन। अब मैं एक और तरीका बता दूं, वो भी क्लियर कर लेते हैं। देखो यहां पर एक लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक मैं अप्लाई करूंगा। अगर 1.05 का 20 पावर करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप इसके लिए ऐसा भी कर सकते हो, 1.05 का पहले 4 पावर कर लो और फिर इस पूरे ब्रैकेट का 5 पावर। तो मैं जस्ट स्टेप्स बता रहा हूं, अगर आप वहां पर ये स्टेप्स करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। पहले 1.05 टाइप किया, इनटू का बटन 2 टाइम्स कर लिया, और उसके बाद इक्वल टू जो है, इक्वल टू का बटन जो है ये पहले मैंने 3 टाइम्स प्रेस करना है 4 पावर करने के लिए, फिर से इनटू का बटन 2 टाइम्स प्रेस करना है, और फिर इक्वल टू 5 टाइम्स प्रेस करना है, सॉरी इक्वल टू 4 टाइम्स प्रेस करना है, नॉट 5 टाइम्स, यहां पे इक्वल टू आएगा 4 टाइम्स। एक कम करते हैं, हमेशा याद रखना। अगर मुझे किसी नंबर का 20 पावर करना है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, यहां पर मैंने यहां तक की स्टेप्स करने के बाद ये एक्चुअल में हो जाएगा 1.05 का 4 पावर, और फिर हम उस 4 पावर का 5 पावर करेंगे, यानी वो 20 पावर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 1.05 इंटू का बटन 2 बार और इक्वल टू 3 बार, वापस इंटू का बटन 2 बार और अब इक्वल टू 4 बार। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर पे 265.33 ही आएगा, वहां पर इंटू 100 करो, फाइनल आंसर आ गया 265.329, सेम नंबर आया। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड आंसर था स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट मैंने करवाया। अब नेक्स्ट, अभी मैंने हमारे डिस्कशन में बताया था कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसका यूज देखा गया तो वो वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ उसमें भी कर सकते हैं, और अगर वो आय की जगह माइनस आय लेते हैं तो डिप्रिसिएशन में भी उसका यूज होता है। तो उसी का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अ मशीन इज डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वॉज ₹1 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी 1 लाख। ठीक है, और उसके बाद वहां पर उसके लिए बोला है एंड इट्स अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू वॉज ₹30,000। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन इज, यानी कितने ईयर्स तक हमने वो मशीन यूज की। स्क्रैप वैल्यू 30,000 है और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20% है। तो यहां पर डिप्रिसिएटेड वैल्यू जो है, डिप्रिसिएटेड वैल्यू के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा
1 माइनस आई रेस टू एन। फर्क समझ लो, यहां पर हम डिप्रिसिएटेड वैल्यू के लिए p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई की जगह 1 माइनस आई कर देंगे। अब यहां पे v क्या है, डिप्रिसिएटेड वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, तो यहां पर स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में ही दी हुई है 30,000 और p है 1 लाख। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20% है, यानी आई आएगा 20/100 0.2 और वो 1 में से माइनस करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर 1 माइनस 0.2 करने के बाद 0.8 का n पावर। लॉजिकल सिंपल पार्ट, अगर मैंने यहां पर ये 4 0 कट कर दिए तो यहां पर ये आ जाएगा 3/10, मतलब मुझे यहां पर ये ढूंढना है 0.8 का n पावर करने पर 0.3 कब मिलता है, 0.8 का कितना पावर करने के बाद 0.3 मिलता है। तो उस सिचुएशन में कैलकुलेशन कैसे करना है, कैलकुलेटर पे चेक करो, कैलकुलेटर पे पहले टाइप करो 0.8 टाइप करने के बाद इनटू का बटन 2 बार, बहुत केयरफुली मैं एक एक करके इक्वल टू प्रेस करने वाला हूं। 1 टाइम प्रेस किया, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, अब तक मैंने 3 टाइम्स प्रेस किया, मतलब एक्चुअल में 4 पावर हो गया है। 4 पावर कितना आ रहा है, 0.4096 आ रहा है, 4th पावर, ठीक है। एक और बार प्रेस कर लिया, 5th पावर आ गया 0.32768। मैं लिख के रखता हूं आपके लिए समझ में आने के लिए। 0.8 का यहां पे ये 5th पावर आ चुका है 0.32768। मैंने एक और बार इक्वल टू प्रेस कर दिया, यानी 0.8 का 6 पावर आ गया 0.262144। आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो पार्ट है, ये पार्ट यानी 0.8 का 6 पावर जो है ये मेरे रिक्वायर्ड नंबर से बहुत कम है, ये मेरे रिक्वायर्ड नंबर से बहुत कम हो गया, मतलब मेरा आंसर 5 और 6 के बीच में आने वाला है। ये पहला पार्ट हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि ये 5 और 6 के बीच में आने वाला है, ठीक है। अब ऑप्शंस में जरा ध्यान देते हैं। ऑप्शन में ए ऑप्शन तो होना नहीं वाला 4.5, सी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि 5 से बड़ा आने वाला ये, बी हो सकता है लेकिन मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि डी भी दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो इसकी वजह से मैंने क्या करना चाहिए, देखो अब यहां पर आपके लिए मैं वो भी टेक्निक बता रहा हूं। अगर मुझे कोई आगे का यानी 5 और 6 के मिडल का पावर देखना है, मतलब 5.5, तो मैंने क्या करना चाहिए, तो सिंपल है, हम ये जो 0.8 का 5 पावर है इसे एक रूट 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं रूट 0.8 से, ठीक है। यहां पर मैं इसे मल्टीप्लाई करने वाला हूं स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 से, क्योंकि अगर मैंने 0.8 का हाफ पावर ये लिया तो वो होता है रूट में 0.8, ठीक है। यहां पर अगर मैं 0.8 का रूट निकाल लेता हूं तो वो नंबर आता है 0.894427 है। अब अगर मैंने इस नंबर को यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इन दोनों नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इस नंबर को अगर मैंने 0.32768 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये नंबर मुझे क्या मिल रहा है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन मुझे मिल रहा है यहां पर 0.2930, ठीक है। यानी एक तरह से अब तक मैंने जो यहां पर ये पूरा जो इतना जो पार्ट मैंने करवाया, इस पार्ट से मुझे मिल रहा है कि ये जो नंबर है ये नंबर है 0.8 का 5.5 पावर, 0.8 का 5.5 पावर, और मेरे लिए जो आंसर है वो 0.29 से बड़ा है, यानी 5.5 से छोटा होना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा यहां पर 5.4। मैं रिपीट करूंगा, यहां पर 0.8 का 5.5 पावर जो था ये आ रहा था 0.2930, ठीक है। तो ये नंबर जो है 0.2930 ये वहां पर मेरे रिक्वायर्ड 0.3 से छोटा है, मतलब पावर कम करेंगे तो नंबर बढ़ेगा, तो यहां पर 0.8 का 5.5 से कम यानी 5.4 अप्रोक्सीमेटली ये मेरा करेक्ट आंसर आएगा। तो थर्ड का आंसर आएगा यहां पर बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, what principal invested for 2 years at 6% per annum compound interest payable half yearly will amount to rupees 1000। अब इसमें मुझे प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, पी कैलकुलेट करना है, ठीक है, और फर्क
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 6% है, लेकिन कंपाउंडेड क्या बोला है, इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली बोला, इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो अगर हाफ ईयरली है तो वो 6% नहीं रहेगा, वो हो जाएगा 3%, वो हो जाएगा वहां पर 3%। ठीक है, तो मेथड क्या रहेगी, देखो आपके लिए मैंने फॉर्मूला दिया हुआ ही है, P इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस आई रेस टू एन, ये यहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, अमाउंट कितनी मिलनी चाहिए, 1000। ओके, अब यहां पे दो चीजें, एन क्या है और आई क्या है, वापस एक बार समझते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, लेकिन पेएबल हाफ ईयरली है, तो वो हाफ ईयरली हो जाएगा 3%। ठीक है, 3% मतलब 3/100 यानी 0.03, 1 में ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 1.03। एन कितना आएगा, इंपॉर्टेंट, एन वैसे दिया हुआ है 2 इयर्स, लेकिन हमारा कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है, तो 2 ईयर में कितने हाफ ईयर आएंगे, तो 2 ईयर में 4 हाफ ईयर आएंगे। ठीक है, 2 ईयर मींस 4 हाफ ईयर, तो यहाँ पे N4 लेना पड़ेगा, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल पार्ट, यहाँ पर 1.03, यहाँ पर इसका 4 पावर कर लिया, ये मेमोरी में सेव कर लिया। ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल करके ये आंसर आ गया मेरा 888.487, ये आंसर आता है 888.487 है, तो इसे 49 ट्रीट कर सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जस्ट अगर ये कैलकुलेशन का पार्ट आपको नहीं क्लियर हुआ होगा तो मैं वापस बता दूं, 1.03 का 4 पावर, मतलब अगर आपको ये कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करना है तो सिंपल 1.03 इंटू का बटन 2 बार और इक्वल टू मैंने सिर्फ 3 बार प्रेस करना है। ये जो नंबर आया ये मेमोरी में m प्लस कर लो, न्यूमरेटर 1000 है वो टाइप करो, डिवीजन का बटन MRC और इक्वल टू, ये आपका आंसर आ गया 888.49। ठीक है, ये हमारा 4th क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 5th, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। पॉपुलेशन जो है वो 2% से इंक्रीज होता है। The number of years by which the total increase of population be 40%, total increase be 40% ना, इंपॉर्टेंट, यहाँ पर टोटल इंक्रीज 40% होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने काउंटिंग शुरू किया तो अगर 100 लोग होंगे तो मेरा काउंटिंग जब खत्म होगा तो 100 के हो जाने चाहिए 40% इंक्रीज करके 140। ठीक है, यानी जो हमारा अमाउंट का कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है यही हम अप्लाई करने वाले हैं, सिर्फ हमें n निकलना है। यहां पर इसमें कैपिटल A लिया जाएगा 140, P है 100 और 2% ग्रोथ यानी ये 1 प्लस आया जाएगा 1.02 और उसका n पावर। तो अगर मैंने इसे 100 से डिवाइड कर दिया तो ये ऐसा आएगा 1.02 का n पावर, ये आना चाहिए 1.4 100 से डिवाइड करके। तो आपको सिंपल काम ये करना है 1.02 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है तब 1.4 आता है वो चेक करना है। मेथड 1.02 टाइप किया, इनटू का बटन 2 बार, काउंट प्रॉपरली करना। जब आप यहाँ पे काउंटिंग इक्वल टू 1 टाइम प्रेस करोगे तो स्क्वायर हो गया, याद रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टाइम मैंने इक्वल टू प्रेस किया तो कैलकुलेटर के स्क्रीन पे 1.400 आ गया है। मैंने इक्वल टू 16 टाइम्स प्रेस किया था, मतलब ये पावर आया 17, यानी n की वैल्यू आएगी यहां पर 17। n की वैल्यू आती है 17 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये नंबर एग्जैक्ट 1.400 नहीं है, 1.40024 आता है, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली लेंगे 17। नेक्स्ट, यहां पर CI और SI का डिफरेंस, उसके लिए क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years at 6% per annum is 110.16। द सम इज, मतलब मुझे कितनी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट की वो फाइंड करना है, जिस पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस ये आया है 110.16। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, देखो इसके लिए कैसे सॉल्व करना वो। CI क्या होता है और SI क्या होता है? CI और SI में बड़ा तो CI ही रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ही रहेगा। तो CI का फॉर्मूला क्या है, P ब्रैकेट में
1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1, ये सी आई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पीआईटी लेते थे हम, देखो ठीक है। तो यहां पर मैं पी आई एन लिखूंगा, अभी लिखते समय मैं एन लिखता हूं, इंस्टेड ऑफ टी हम एन लिखेंगे यहां पर। और ये जो नंबर है इसमें से यहां पर इसका आंसर आपको दिया हुआ है 110.16, इसका जो आंसर है ये मुझे दिया हुआ है 110.16। मुझे तैयार करना है पी, ठीक है। तो सिंपल, मैंने यहां पर वैल्यूज पुटअप करके उनमें से पी कॉमन निकाल लिया, मैं पी कॉमन निकाल रहा हूं। और कुछ सिंपल सी वैल्यूज, जैसे 1 प्लस आई क्या आएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो ये हो जाएगा 1.06 और क्यूब आ जाएगा -1। और मैंने ये जो सेकंड पार्ट है इसमें से भी पी कॉमन निकाल लिया है, तो ये बचेगा आई इंटू एन। आई इंटू एन मतलब 3 इंटू, यहां पे क्या बचेगा वो 3 इंटू 0.06। ये नंबर 116.16 है, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट है ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से, यहां पर हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो यहां पर 1.06 इंटू का बटन 2 बार और इक्वल टू, अब पावर 3 करना है तो इक्वल टू भी 2 बार प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर -1 किया, ये नंबर आ गया 0.191016। कैलकुलेटर पे चेक करो, आपका नंबर 0.191016 आना चाहिए। अभी मेरा ये पार्ट बाकी है, ये पार्ट, इतना पार्ट बाकी है, ये क्या आएगा -3 इंटू 0.06, ये आएगा 0.18, तो ये माइनस करना है, -0.18, ये माइनस कर लिया। तो ये जो नंबर आया स्टूडेंट्स अभी, ये ऐसा आ रहा है, देखो P और ब्रैकेट में जो नंबर आ रहा है ये नंबर है 0.11016, 110.16, ठीक है। सिंपल, अब मुझे अगर P तैयार करना है तो यहां पर मैंने क्या करना चाहिए, अगर मुझे P तैयार करना है तो मैंने इसके लिए क्या करना चाहिए, 110.16 जो है मैंने इसको मेमोरी में m प्लस करके सेव कर लिया, 110.16 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल कर लिया, तो मुझे आंसर मिल रहा है 10,000। सो करेक्ट आंसर है यहां पर 10,000, यानी डी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये मैंने तरीका बताया जिसमें हमने एक्चुअल फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व किया। इससे आप फास्ट दूसरे तरह से करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि हम ऑप्शन से जाएं, ऐसा भी कर सकते हैं। ये मैंने पूरा लिख के बताया अभी आपको, लेकिन अगर हम ऑप्शन से जाते हैं तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑप्शन के लिए, जैसे सपोज अगर मैंने कोई ऑप्शन लिया, पहला ऑप्शन लिया ए 3000, तो उसके लिए मुझे सी आई तैयार करना है, एस आई तैयार करना है, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। ये सब आपको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करते आता है, आपको उसके लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वो भी कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, देखो जरा कैलकुलेटर पे पहले मेमोरी क्लीन कर लो, मेमोरी में कुछ नहीं होना चाहिए। हमने 3000 के लिए सॉल्व करके देखना है, हमारा आंसर 3000 नहीं है मुझे भी मालूम है, लेकिन हम वो कैलकुलेशन कैसे करना वो बता रहे हैं। अगर मुझे सी आई और एस आई के बीच का डिफरेंस तैयार करना है तो पहले हम एस आई तैयार करेंगे। यानी क्या करेंगे, देखो 3000 रुपीज पर 3 ईयर्स का 6% से इंटरेस्ट निकाला, 540 रुपीज आया, ये मैंने m माइनस कर दिया, m माइनस किया, ये मैंने मेमोरी में निगेटिव पार्ट में सेव किया वहां पर। उसके बाद अब मुझे इसका 3 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वो कैसे करेंगे, 1.06 इंटू का बटन 2 बार और इक्वल टू भी 2 बार, क्यूब हो गया, -1 किया और फिर इंटू 3000 कर लिया, ये मुझे उसका वहां पर मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट 573.048, आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आया होगा 573.048, ये मैंने m प्लस कर दिया, MR से प्रेस किया। ये जो नंबर है पहले ऑप्शन के लिए ये नंबर आ रहा है 33.048, जो मेरे 110.16 से मैच नहीं कर रहा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ऐसा ही अगर मैं 10,000 का चेकिंग बताता हूं तो वो वापस एक बार देखो 10,000 के लिए, अगर मैं डी ऑप्शन लेता हूं सपोज लास्ट में, तो उस सिचुएशन में ऐसा है क्या आएगा, 10,000 इंटू 3 इंटू 6%, ये आया 1800, ये मैंने m माइनस कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट हम m माइनस में स्टोर करेंगे, निगेटिव मेमोरी में स्टोर करेंगे। उसके बाद 1.06 इंटू का बटन 2 बार इक्वल टू 2 बार -1 और इंटू फिर हमने लिया 10,000, ये जो नंबर आया
ये हम m प्लस में सेव करेंगे। MRC प्रेस करते ही हमारा आंसर आ गया 110.16। तो करेक्ट आंसर है उसका डी ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलेटर पे ये बहुत फास्ट हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये भी यूजुअल है कि ये जो टॉपिक है इसके करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 4 to 5 क्वेश्चन आपके लिए पेपर में रहेंगे ही, और टाइम लिमिट तो आपको मालूम है पहले से ही। टाइम लिमिट यहाँ पे इसके लिए बहुत कम होता है। फास्ट कैलकुलेशन एक्यूरेसी के साथ करते आना चाहिए। नेक्स्ट 7th, द यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years एंड कॉस्ट ₹10,000। 10 years की लाइफ है, कॉस्ट है 10,000, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 10% पर एनम। तो स्क्रैप वैल्यू क्या आएगी? तो यहां पर भी हमारा डिप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला था, डिप्रिसिएटेड वैल्यू क्या आएगी? P इंटू ब्रैकेट 1 माइनस आई रेस टू एन, ये आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 10%, यानी 1 माइनस 0.1 हो जाएगा 0.9। P की वैल्यू है 10,000, तो 10,000 इंटू 0.9 का 10 पावर, क्योंकि 10 years का कैलकुलेशन है तो नॉर्मल है। 0.9 टाइप कर लिया, इंटू का बटन 2 बार, इक्वल टू 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इंटू वहां पे 10,000, तो आंसर आता है 3486.78। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन 3486.78। ठीक है, डिप्रिसिएटेड वैल्यू तैयार करनी थी, नॉर्मल पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द कंपाउंड इंटरेस्ट of ₹16,000 for 1.5 year at 10% per annum payable half yearly। इंपॉर्टेंट, पेएबल हाफ ईयरली है, तो 10% का हो जाएगा 5%, क्योंकि पेएबल हाफ ईयरली है। और 1.5 years है, 1.5 years यानी 1.5 year में कितने हाफ ईयर आएंगे? 3 हाफ ईयर आएंगे, 3 हाफ ईयर। 1.5 years है ना, 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे, यानी n की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, और मुझे CI तैयार करना है, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। P की वैल्यू है 16,000, उसके बाद 1.05 का 3 पावर माइनस 1। 1.05 क्यों हुआ? क्योंकि 10% था, लेकिन कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है। ठीक है, 1.05 इंटू का बटन 2 बार, इक्वल टू 2 बार माइनस 1 into 16,000। So the correct answer is 2522। So B option is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आता है B ऑप्शन। कैलकुलेशन का ही पार्ट है स्टूडेंट्स, आपको कैलकुलेटर पर ये फास्ट कैलकुलेशन करते आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर भी डिफरेंस पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 2,400 रुपीज पर 2 years का 5% पर एनम से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो, और कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, वहां पर सॉल्व करना है। तो मैं आपके लिए क्विकली यहाँ पे जस्ट कैलकुलेटर पे ही बता रहा हूँ, हम लिखेंगे नहीं कुछ भी। देखो पहले हम क्या करेंगे, 2,400 पर 2 years का 5% से SI तैयार करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। 2,400 इंटू 2 इंटू 5%, और ये m माइनस कर देंगे, 240 आया है SI सिंपल इंटरेस्ट, मैंने वो m माइनस कर लिया है। नेक्स्ट, अब मुझे 1.05 इंटू का बटन और वहां पर इसका स्क्वायर ही करना है, 2 years ही है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद -1 किया और इनटू 2,400 किया, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 246। ये m प्लस करते ही मेरा आंसर आ गया 6 रुपीज। तो करेक्ट आंसर इज ₹6। मैंने इससे पहले भी एक कैलकुलेशन में ये बताया था स्टूडेंट्स आपको, पहले SI तैयार कर लो, m माइनस में स्टोर कर लो नेगेटिव मेमोरी में, फिर CI तैयार करो, m प्लस में स्टोर करो, मेमोरी रिकॉल करते ही आपको आपका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अब यहां पर दिया है द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट्स पर 1000 आर 39.4 एंड 29.4। देखो यहां पर 39.4 और 29.4 ये एनुअल बर्थ रेट और डेथ रेट है। और द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड अज्यूमिंग देयर इज नो इमिग्रेशन, और मतलब न आने वाले लोगों को हमने काउंट किया हुआ है, मतलब आने वाले लोग भी नहीं है, जाने वाले लोग भी नहीं है, ऐसा है सिंपल लैंग्वेज में। तो आपको इसके लिए पॉपुलेशन डबल कितने ईयर्स में होगा ये पूछा हुआ है। पहले तो जो समझने की बात है वो, यहां पर रेट्स दिए हुए हैं
39.4 बर्थ रेट है और 29.4 डेथ रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर 39.4 माइनस 29.4 यानी सर्वाइवल रेट में 10 कंसिडर करूंगा, 10 इन 1000, 10 इन 1000 ना, यानी 1000 लोगों में 10, तो फिर इसका मतलब लिया जाएगा 100 में 1, यानी रेट जो इंक्रीज होने का जो रेट है वो है वहां पर सर्वाइवल रेट में बोलूंगा मैं, वो रेट रहेगा वहां पर सिर्फ 1%, 1% यानी 0.01, ठीक है। अब रेट तो आ गया, आर है 0.01 और मुझे बोला गया है कितने ईयर में पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। तो आपको मैंने एक शॉर्टकट दिया था स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज के ही मेरे मतलब ये जो डिस्कशन हमारा हो रहा है इस डिस्कशन में आपके लिए मैंने एक शॉर्टकट दिया था टाइम पीरियड टी निकालने के लिए, 0.35 प्लस 0.69 अपॉन आर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और उससे आपको ये आंसर मिलने वाला है। देखो 0.35 प्लस 0.69 अपॉन 0.01, ठीक है। तो अगर ये आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पर, अगर आप ये चेक करोगे तो यहाँ पर ये आएगा 0.69 डिवाइडेड बाय 0.01, ठीक है, और प्लस 0.35, so this answer is 69.35 approximately, of course इतने ईयर्स लगेंगे और ये ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, सो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। आंसर आया इसका 69.35, ठीक है, 69.35 ईयर्स। तो यहां पर आपके लिए मैंने वो थंब रूल भी यूज करके बता दिया। अगर आपको अमाउंट या कोई जैसे भी यहाँ पे पॉपुलेशन था, लेकिन ये अमाउंट के लिए भी होता है, अमाउंट डबल करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो कितने पीरियड में डबल होगी, उसके लिए ये एक शॉर्टकट है वहां पर, ठीक है। ये था स्टूडेंट्स कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में ही एक और आर्टिकल आपके लिए है और वो आर्टिकल है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो भी जरा देख लेते हैं, व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट से करता हूं और मुझे उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ एडिशनल अमाउंट मिलती है, तो मुझे उतनी ही अमाउंट कौन से सिंपल इंटरेस्ट के रेट से मिलेगी, ये अगर मैं फाइंड करता हूं तो उसे कहा जाता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो अच्छे से समझना। जैसे जस्ट समझ में आने के लिए, सपोज अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, ठीक है, कंपाउंडिंग है क्वार्टरली, कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, और मैं समझ में आने के लिए आप लोगों के लिए यहां पर जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैं ले रहा हूं 500 रुपीज। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है और प्रिंसिपल अमाउंट है 500 रुपीज, तो उस सिचुएशन में वहां पर हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे कितना हमें सीआई मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं आपके लिए डायरेक्ट ये कैलकुलेशन करके दे रहा हूं। 500, हाँ, अब यहाँ पे कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो 9 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 यानी 1.0225, और कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, मैं 1 ईयर की बात कर रहा हूं तो रेस्ट में 4 आ जाएगा। अगर ये मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलने वाला है सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट 1.0225 इंटू का बटन 2 बार और इक्वल टू 3 बार, ठीक है, इंटू 500 और माइनस भी 500 आएगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ये मेरे लिए इंटरेस्ट आ गया 46.54, ठीक है। अब ये जो सी आई आया, ये अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट से तैयार करता तो मुझे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, वो जो मेरा आंसर है वो आंसर, ना सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं लेता हूं तो किस सिंपल इंटरेस्ट से मुझे ये मिलता था, यानी अगर मैंने यही पीआईटी से सॉल्व किया होता 500 इंटू आई जो कि मालूम नहीं है और टी तो 1 ही है, और ये आ जाएगा यहाँ पर 46.54,
तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आई आएगा दिस डिवाइडेड बाय 500, यानी वो नंबर आता है 0.09308, यानी अप्रोक्सीमेटली नहीं सॉरी 9.308% परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अगर मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है 9%, तो उसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 9.308%। ये जो मैंने कैलकुलेशन बताया, यही हम वहां पे नाम देते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही पार्ट आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस तरह से वहां पे कैलकुलेट करना, उसके लिए क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे या उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो क्विकली देख लेते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए वहां पर फॉर्मूला है, आपके लिए जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो E इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1, ये उसके लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। E इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1, ठीक है, दिस इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पर I क्या है, R/100। और अगर आपको ये पर्टिकुलरली कब अप्लाई होगा, व्हेन द कंपाउंडिंग इज नॉट ईयरली। ये कंपाउंडिंग अगर ईयरली की जगह वहां पर कुछ अलग रहे तो अप्लाई करके हमें यूज करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो अब ये जो पार्ट है आप लोगों के लिए मैंने जस्ट आइडिया दे दी, इंफॉर्मेशन बता दी व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर मैं वही इंटरेस्ट तैयार करना चाहता हूं बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसे नाम देते हैं हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन में हम कंटिन्यू करेंगे, वहां पर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे वहां पर।